नमस्कार दोस्तों। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इसका उस संदर्भ में मैं इस्तेमाल कर रहा हूं जो संदर्भ उत्तर प्रदेश का है, जो संदर्भ योगी आदित्यनाथ के वादे का है। वो वादा है यूपी में राम राज्य लाने का। तो कहां तो उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश की जनता राम राज्य के आने का इंतजार कर रही थी 3 साल से, और कहां उत्तर प्रदेश में हर रोज हत्या, अपहरण, बलात्कार, गुंडागर्दी और तमाम ऐसी विचलित कर देने वाली तस्वीरें और खबरें और जानकारियां। आज बेचैन और विचलित करने वाली तस्वीर आई है गोरखपुर से। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का अपना इलाका, मठ, वहीं के मठ के मठाधीश रहे। गोरखपुर में एक बच्चा अगवा हुआ रविवार को। उस बच्चे के पिता ने 14 साल का लड़का, 8वीं का छात्र, उस बच्चे के अपहरणकर्ताओं ने, अगवा करने वालों ने, बलराम नाम था उस बच्चे का, उसके पिता से 1 करोड़ की फिरौती मांगी। मामला पुलिस में दर्ज हुआ, एसटीएफ जांच कर रही थी। इसी बीच कुछ लोग पकड़े गए जो फिरौती मांग रहे थे। उनकी निशानदेही पर बच्चे की आज लाश मिली है। वो बच्चा तो घर नहीं लौटा, वो अगवा बच्चा घर नहीं लौटा, उसकी लाश मिली। ये गोरखपुर से खबर आई है आज। अगर हम बीते 4-5 दिनों की, 6 दिनों की बात करें तो हर रोज ऐसी घटनाएं हो रही। एक अभी खबर मैं देख रहा हूं कुछ देर पहले, आज तक की वेबसाइट पर मुझे दिखी कि नोएडा में एक बच्चा गायब है। पुलिस के पास उसके परिजन बार बार जा रहे हैं और उसके बाद पता नहीं चल रहा वो बच्चा कहां है। एक शख्स विक्रम त्यागी 1 महीने से गाजियाबाद से गायब है। उनके परिजन कई दिन धरना प्रदर्शन सब कुछ कर रहे हैं। उनका कहना है पुलिस उस मामले में शायद उतनी दिलचस्पी नहीं ले रही है जितनी लेनी चाहिए। कल यूपी के कासगंज से खबर आई, सरेआम सरेराह 3 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। 20 लोगों का एक दस्ता, हथियारबंद दस्ता 50 राउंड गोली चलाता है और एक प्रधान के परिवार के 3 सदस्यों को गोलियों से भून देता है। अब कहते हैं आपसी रंजिश का मामला है, लेकिन गोलियां चली, 3 लोग मारे गए। हत्या बुलंदशहर में हुई, हत्या अलीगढ़ में एक लड़के की हुई, थाने के ठीक पास कुछ 100 कदम की दूरी पर। हो सकता है उसमें भी कोई रंजिश का मामला हो, लेकिन गोली तो चली। एक किडनैपिंग हुई कानपुर में, जिसके बारे में आपको पता होगा कि 1 महीने बाद भी उसकी लाश नहीं मिली है। उस शख्स का नाम है संजीत यादव। उसके परिजन सड़कों पर इंसाफ के लिए आज भी भीड़ की शक्ल में सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। उसकी बिलखती बहन की तस्वीरें हमने 2 दिनों में चैनलों पर देखी है। संजीत यादव गायब हुआ 22 जून को, 26 जून तक उसके मामले को दर्ज करने में आनाकानी। उसके उसके गायब होने के 20 दिन बाद फिरौती की मांग, और उसके बाद पुलिस और उसके परिजनों के बीच फिरौती देने के तरीके पर 100 सवाल, और उसके बाद अब तक उसकी लाश नहीं मिली। 1 महीने बाद खुलासा जरूर हुआ, मार दिया गया उसको 6 दिन, उसके अगवा करने के 4 ही 5 दिन बाद, लेकिन पूरी जानकारी का खुलासा 1 महीने बाद, और लाश अभी तक नहीं। कहां कहां का जिक्र करें दोस्तों, हर शहर से, कई शहर से ऐसी जानकारी। गोंडा में एक बच्चा अगवा हुआ, ये अलग बात है, किस्मत अच्छी थी उस परिवार वाले की, उस बच्चे की, वो अगवा बच्चा मिल गया। लेकिन अलग अलग, आज गाजियाबाद में एक सूटकेस में लाश मिली एक महिला की। तो अपराध की लगातार ये वारदातें, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का वो दावा, वो वादा। योगी आदित्यनाथ ने जब सत्ता संभाली थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 2019 तक इस वादे का, इस दावे का, इस भाषण का जिक्र मैंने सुबह के वीडियो में भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2019 तक पूरा हो जाएगा राम राज्य का सपना। उसके बाद फरवरी 2020 में भी, हालांकि 2019 बीत गया, 2017 से 2 साल, राम राज्य आया कि नहीं आप तय कर लीजिए। अब 2020 है, 2020 में उन्होंने फिर कहा 17 फरवरी को विधानसभा में, प्रदेश में राम राज्य स्थापित करना मेरा लक्ष्य है। उसके अलावा फिर एक बयान है 20 फरवरी को विधानसभा का ही, माफ करें, ये बयान पहले वाला कहीं और का। 20 फरवरी को विधानसभा में कहा, राम राज्य कुछ और नहीं, सुशासन है, हम इसके लिए प्रयासरत हैं। तो राम राज्य, हम इसके लिए प्रयासरत हैं। 2019 तक की ही मियाद थी राम राज्य आने की। उसके बाद यूपी में क्या हो रहा है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे दोस्तों। हमारे साथ खास खास मेहमान हैं, विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी यूपी,
विभूति नारायण राय आईपीएस अफसर, डीजीपी लेवल के अफसर रहे, लेखक, और ये है वर्धा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। और एक शख्स है जिनके भाई बीते 1 महीने से गायब है, विक्रम त्यागी, गाजियाबाद के रहने वाले, पुलिस के पास बार बार जा रहे हैं। उनके नजरिए से हम समझेंगे कि परेशानी और मुश्किल। लखनऊ से एक वरिष्ठ पत्रकार जो जुबली पोस्ट के नाम से वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उत्कर्ष सिन्हा, वो लखनऊ से हमारे साथ हैं। और इन सब से समझने की कोशिश करेंगे कि राम राज्य के दावे, राम राज्य लाने के वादे, और अमित शाह का वो बयान चुनाव के पहले, मोदी का वो बयान जब उन्होंने कहा था यूपी में बीजेपी की सरकार आएगी तो गुंडे यूपी छोड़ देंगे, ऐसी ही बात योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद कही कि अब उत्तर प्रदेश में या तो गुंडे छोड़ देंगे या उत्तर प्रदेश में मारे जाएंगे, ऐसा उन्होंने अलग अलग समय पर कहा। अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की भी बात की, कानून का भय जरूरी है, तमाम तरह की बातें। और उसके बाद हो क्या? तो सबसे पहला सवाल मैं विक्रम सिंह जी से, क्योंकि आज जो जानकारी विक्रम सिंह जी आई है उसमें गोरखपुर में एक बच्चा अगवा होता है, एक किराना कारोबारी का बच्चा था, कहा जाता है प्रॉपर्टी का भी काम करते थे, और उसके बाद रविवार को अगवा हुआ, 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। गोरखपुर खास है इसलिए कि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर है, पीठ का गोरखपुर है। और उसके बाद आज उस बच्चे की लाश मिली, और बाकी जिक्र घटनाओं का मैंने कर दिया। और एक खास बात सिर्फ इसलिए ताकि आपसे सवाल पर आऊं, इन कई मामलों में पुलिस की लापरवाही पर सीधे सवाल और सबूत है, चाहे वो कानपुर का मामला हो जिसमें पुलिस की लापरवाही लगातार दिखी, केस दर्ज करने तक में आनाकानी, चाहे कासगंज में जो हत्याएं हुई है उसमें भी परिजनों का आरोप है कि बार बार पुलिस के पास जा रहे थे, पुलिस को सारी जानकारी थी, पुलिस ने पंचायत करने की भी कोशिश की, उसके बाद भी गोलियां चली। एक जो हमारे साथ गेस्ट बैठे हैं उनके भाई लापता हैं, इनकी भी शिकायत पुलिस से है। जो बाकी जो कुछ मामले मैंने जिक्र किया उसमें भी पुलिस की लापरवाही की शिकायत है। एक वकील गायब हो गया है बुलंदशहर में, उनमें उसके परिवार वाले कर रहे हैं। नोएडा में एक शुभम नाम का बच्चा गायब हुआ, उसके परिजन की शिकायत। तो क्या पूरा मामला विक्रम सिंह जी, आपसे शुरू करते हैं, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाएंगे। पुलिस की लापरवाही या सरकार का इकबाल, या क्या कहें इसको? अजीत जी, लापरवाही शब्द देना बहुत हल्के में लेना होगा इसको। लापरवाही के अलावा साथ साथ भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, ना तजुर्बेकारी, और मैं 10 चीजें और गिना सकता हूं। ये जो सड़ांध है ये ओवरनाइट नहीं आई है, इसको एक एक ईंट करके इन्होंने निर्माण किया है। पहले अपहरण कर संजीत यादव कानपुर और गोरखपुर, यहां पर अनुभवहीनता की पराकाष्ठा, लापरवाही। और ये देखिए कि कम से कम ये सिपाही दरोगा के लेवल पे छोड़ दिया गया था, जबकि इसको कम से कम एसपी के स्तर पे देखना चाहिए था। अब हम आते हैं गाजियाबाद के विक्रम त्यागी की हत्याकांड। उन्होंने कम से कम 3 आवेदन पत्र और हर जगह दिया था। विक्रम जोशी नाम था उनका। विक्रम त्यागी दूसरे शख्स हैं जो अभी गायब है, विक्रम जोशी। हाँ, मैं विक्रम जोशी की जो हत्या हुई है उसमें जरा बताना चाहूंगा कि उसमें जो 3 बार उन्होंने पुलिस को, स्थानीय पुलिस को शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि ऐसे प्रकरण में यह प्राविधान है कि धारा 166 ए आईपीसी का अपराध पंजीकृत करके दोषी पुलिस कर्मियों को 6 महीने की जेल की सजा है। आप इस प्रकरण को छोड़ दीजिए, क्या पूरे प्रदेश में 166 ए का कोई मुकदमा कायम हुआ है, कोई पुलिस वाला जेल गया है? देखिए, इस तरीके से उदार दृष्टिकोण लापरवाही और भ्रष्टाचार पे अगर लगेगा। कासगंज में आपने कहा कि लोग कह रहे हैं कि रंजिश थी तो इसलिए हत्या हो गई, तो क्या प्रेमवश भी कभी हत्या होती है? हत्या के तो 4 कारण हैं, मैं उसको गिनाना उचित पूरा प्रोग्राम चला जाएगा, लेकिन रंजिश थी तो पुलिस का काम है रंजिश का पता लगाएं और रंजिश के निराकरण के लिए 107, 116, 151 सीआरपीसी हथियार निरस्तीकरण तमाम कार्रवाई थी, एक कार्रवाई नहीं हुई। अब इससे आप अंदाज रखते हैं। मैं अब आखिरी बात कहता हूं क्यों नहीं हो रहा है। यूपी के 1550 थानों में 15 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो केवल अपराधियों की प्रोफाइलिंग के लिए, उनका लेखा जोखा, सर्वेलेंस के लिए होते हैं। आप ये बता दें पिछले 5-6 साल में, 8 साल में कोई मुआयना, कोई सर्वेलेंस, कोई हिस्ट्री शीटर की निगरानी कोई हुई है? देखिए, पुलिसिंग एक तपस्या है, 24/7 का जॉब है ये। हम रियल एस्टेट पे काम करते रहे, हम स्टॉक मार्केट खेलते रहे, सोशल मीडिया में अपनी हम फोटो छपवाते रहे, ये काम पुलिस अधिकारियों को शोभा नहीं देता। सारी शक्तियां लगनी चाहिए क्रिमिनल की प्रोफाइलिंग में, क्रिमिनल इंटेलिजेंस में। हमारे पास आज की तारीख में जहां 10 में 8 कम से कम होना चाहिए क्रिमिनल इंटेलिजेंस, हमारा 1/10 में 1 का भी नहीं है। विभूति नारायण राय साहब बैठे हैं, वो बताएंगे क्रिमिनल इंटेलिजेंस नहीं होती थी, दरोगा थानाध्यक्ष बर्खास्त कर दिए जाते थे। हमारा पूरा काम ही
संग बुनियादी इसी के ऊपर है। जी। जितने भी आपने अपराध बचाए, तो बुनियादी जो ढांचा है या जो पुलिसिंग की जो बुनियादी शर्त है वो नचर हो गया ना। मान ले, सीधी सी बात है कि वो जो बुनियादी शर्त है उस लेवल पर काम ही नहीं हो रहा है। सिर्फ जुमलेबाजी और डायलॉग कि गुंडे सुधर जाएं या यूपी छोड़ दें, राम राज्य आ जाएगा, गुंडे ठोके जाएंगे, तमाम तरह की डायलॉग बाजियां हो रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर जो पुलिस को करना चाहिए, पुलिसिंग जैसे होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। इकबाल खत्म है। मैं आऊंगा विक्रम सिंह जी आपके पास, एक बार विभूति जी को शामिल करता हूं, उसके बाद अजीत त्यागी। दर्शकों को बता दूं, एक शख्स हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, जिनके भाई 1 महीने से विक्रम त्यागी गाजियाबाद से गायब है। खास तौर से मैंने उनको बुलाया है ताकि उनकी बात, उनकी पीड़ा समझिए, जो धक्के खा रहे हैं। और उत्कर्ष आपके पास भी आऊं, उससे विभूति नारायण जी, पूरी बात आपने सुनी, पूरा मामला आप देख पा रहे हैं। फिरौती फैक्ट्री की तरह अचानक शुरू हुई कि पता चला गोंडा में फिरौती हो रही, 4 करोड़ कोई महिला मांग रही है, ऐसे कच्ची पक्की आवाज में। कानपुर में फिरौती मांग रहा है कोई, अभी आज मैंने बताया गोरखपुर में फिरौती मांगा 1 करोड़, अभी लाश मिल गई। तो क्या हो रहा है यूपी में? देखिए, उत्तर प्रदेश में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक कानपुर मॉडल शुरू हो गया। कानपुर मॉडल अभी 1 महीने पहले का ही शब्द है। एक विकास दुबे नाम का एक हत्यारा था, उसके साथ कुछ हत्यारे थे, उन्होंने कुछ पुलिसकर्मियों को मारा, उनको पकड़ के पुलिस ने मार दिया। तो ये कानपुर मॉडल काम नहीं करेगा। जो बेसिक पुलिसिंग जिसकी तरफ विक्रम सिंह जी कह रहे थे, वो जरूरी है। और उसमें सबसे जरूरी चीज है कि FIR दर्ज हो। आपने जितने मामले गिनाए हैं, कानपुर का अपहरण तो उसी समय हो रहा था जब वो कानपुर मॉडल लागू हुआ था, जब ये इसको मारा जा रहा था, विकास दुबे उसके साथियों को, उसी समय वो अपहरण भी चल रहा था। उसमें मुकदमा नहीं कायम हुआ था। 3 दिन बाद SSP के आदेश से मुकदमा कायम हुआ। लेकिन SSP से किसी ने नहीं पूछा कि भाई इंस्पेक्टर ने 3 दिन पहले क्यों नहीं FIR दर्ज की थी, आपने इंस्पेक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई की? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो गाजियाबाद में पत्रकार मारे गए, ये भी बच सकते थे अगर जब इन्होंने अपने परिवार की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की शिकायत की थी, अगर वो दर्ज हो गई होती है। तो मेरा तो ये दावा है कि उत्तर प्रदेश क्या ये अच्छा, ये कोई नया रोग नहीं है। ये तो पिछले 2500-30 साल से चल रहा है, जिसमें कि 3/4 मुकदमे दर्ज ही नहीं हो रहे हैं। यहाँ अगर किसी को कोई शक हो तो यहाँ से निकल के किसी थाने में जाके एक FIR दर्ज करा लीजिए। तो FIR दर्ज ही नहीं हो रही है। किस तरह से अपराध खत्म हो रहा है उत्तर प्रदेश में। एक सवाल है, पुलिस की लापरवाही, निकम्मापन, नाकारापन, सही कहा विक्रम सिंह जी ने। लापरवाही छोटी चीज है, क्योंकि आखिरकार मौत जिस बच्चे की हो गई, उसके परिजन की जो तकलीफ है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए मैंने तो सवाल ही पूछा है कि ऐसी खबरें आने के बाद योगी जी क्या चैन की नींद आप सो पाते हैं कि किसी का बच्चा, किसी का भाई, किसी की पत्नी, कोई भी हर रोज मारा जाता है? अब सवाल एक है, उसके बाद मैं आऊंगा अजीत त्यागी और उत्कर्ष के पास। 1 मिनट विभूति जी, आपसे एक सवाल है कि भाई उसके बाद क्या होता है? ट्रांसफर, जैसे कानपुर में क्या हुआ, ट्रांसफर कर दिया गया, एक ASP समेत कुछ लोगों का ट्रांसफर किया। गाजियाबाद में विक्रम जोशी हत्याकांड में 4-5 मान लीजिए ट्रांसफर सस्पेंड हो गए। अब मैं एक लिस्ट देख रहा हूं कि ट्रांसफर की लंबी लिस्ट है योगी राज में, और ये लगता है हेडलाइन मैनेजमेंट की तरह होता है। अचानक मीडिया में चलने लगता है, इतने तबादले, इतने तबादले। 25 जुलाई से 7 जुलाई के बीच राज्य में 13 पुलिस अधिकारियों का तबादला। 24 जून की रात एक साथ 15 PCS और 69 PCS अफसर का तबादला। 15 जून की रात 9 जिलों के SP समेत 14 IPS का ट्रांसफर। इससे पहले 26 मई को 10 IPS का ट्रांसफर। 9 जनवरी को 14 IPS का ट्रांसफर। ये क्विंट के हवाले से ये डेटा ले रहा हूं। तो ये ट्रांसफर क्या काफी है या आई वॉश है? आप कार्रवाई देखिए, ये बिल्कुल काफी नहीं है। ऐसे जिम्मेदार पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या ट्रांसफर कर दिया, 4 महीने में मामला ठंडा हुआ, फिर वहीं जहां तहां चले गए? ये बिल्कुल काफी नहीं है। बस इसमें सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूँ कि ये इसी सरकार में नहीं हो रहा, इसके पहले भी इसी तरह होता था। आपके लिए बड़ी एक दिलचस्प अध्ययन की चीज होगी। आप 6 महीने बाद फिर कार्यक्रम कीजिएगा। ये जितने लोग सस्पेंड हुए हैं, ये सब के सब बहाल होकर के या तो उसी जगह पे होंगे या उससे बेहतर जगहों पे गए होंगे। तो ये तो एक आईवाश भी क्या, ये तो बड़ी शर्मनाक चीज है। ट्रांसफर से कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी चीज है कि जैसे आप बर्रा का कांड ले लीजिए, उस इंस्पेक्टर को अब तक गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए थी, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा कायम होना चाहिए, तो कुछ नहीं हुआ। ये तो आप पाएंगे 4-6 महीने बाद आप करिएगा दोबारा ये कार्यक्रम हम लोग होंगे, तो ये सब के सब बहाल हो चुके होंगे, वापस अपनी अपनी जगहों पे जा चुके होंगे। तो ट्रांसफर से कोई सजा नहीं।
चलिए मैं आऊंगा विक्रम सिंह जी आपके पास, जरा इनसे अजीत त्यागी से समझ लेता हूं। दर्शकों, हमारे साथ गाजियाबाद के अजीत त्यागी हैं। मैं इनके वीडियो मैंने कुछ देखे, इनके भाई गायब हैं 1 महीने से, और उसके बाद ये प्रदर्शन तक कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, पुलिस वालों से लगातार शिकायत कर रहे हैं। अभी तक इनके भाई की जानकारी नहीं मिली है। जरा इनसे हम सुनते हैं क्या है पूरा मामला। जरा अजीत जी आप बताएं, फिर उत्कर्ष जी आपके पास आता हूं। जी, मेरा नाम अर्जुन त्यागी है। अर्जुन त्यागी। जी जी जी, मैं विक्रम त्यागी जी का छोटा भाई हूँ। मेरे भाई 26 तारीख से 26 जून से आज उनको 31 दिन हो गए हैं, वो गायब हैं। घर के पास से ही उनके साथ एक ऐसी घटना हुई है जिसका हमें पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। अगले दिन उनकी गाड़ी मिलती है मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में। गाड़ी को बीच में रोका भी गया था, खतौली चेक पोस्ट पे गाड़ी दिखी और सिपाही ने उनसे नॉर्मल अपना तरीके से बस एक जांच की, पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस का स्टाफ है, और दिल्ली पुलिस का स्टाफ सुनने के बाद उसको आराम से कि अच्छा ठीक है मास्क तो लगा लो, और उसने टॉर्च मार के पीछे देखा तो उसको कुछ ब्लड स्ट्रेन्स दिखे, तब जाके वो हरकत में आया। तो उसने कोशिश की गाड़ी रोकने की, और गाड़ी वो वहां से भाग गई, और वो गाड़ी को चेज भी नहीं कर पाए। उसके बाद वायरलेस भी नहीं हुआ। देखिए, मैं 26 तारीख से लेके आज तक अगर पुलिस की इग्नोरेंस और कमियां गिनाऊंगा तो पूरा टाइम लग जाएगा उसमें, और ना ही मेरी मंशा, मेरा मोटिव ये है कि मैं पुलिस की कमियां गिनाऊं, क्योंकि मेरा भाई लापता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे भाई वापस आएंगे। बेशक 1 महीना हो गया है, मेरी उम्मीद भी पुलिस के साथ ही जुड़ी है। आम जनता उम्मीद और किसके साथ करेगी? भगवान तो ऊपर से नीचे उतर के आएंगे नहीं। हमारे लिए पुलिस ही, आज की डेट में पुलिस ही भगवान है। चाहे मैं पुलिस को 10 गाली भी दे दूं, कुछ भी कर दूं, लेकिन मैं किसी के पास जाऊंगा, मैं हाथ भी पुलिस के सामने ही जाके जोड़ूंगा इस वक्त। तो मेरी आखिरी उम्मीद पुलिस ही है। बहुत सारी आप सब लोगों ने बातें की हैं, विक्रम जी ने बिल्कुल सही बात की है, और भी पैनल पे लोग हैं, सबने बहुत अच्छी बात की है। ये पुलिस में हमारा जो पुलिस की जो कार्यशैली है, जो पुलिस का पूरा तंत्र है, वो इतना लचर पिचर हो चुका है इस वक्त कि जो काम करने के तरीके हैं, अगर कोई भी घटना संज्ञान में उसी वक्त ली जाए जिस वक्त पहली फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो आधे से ज्यादा नहीं, मैं कहता हूं 99% अपराध रुक जाएंगे। किसी के आपने कुछ प्रदर्शन भी किया ना, डेमोन्स्ट्रेशन किया, कल भी शायद कुछ करने वाले हैं। मुझे कुछ डेली बेसिस पे आज 7 दिन हो गए हैं। सोसाइटी के बाहर हमारे परिजन और समाज के लोग इकट्ठे होकर धूप में पूरे दिन बैठते हैं, बिना भूखे रह के। सिर्फ हम अपना दुख व्यक्त करते हैं पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, सरकार के सामने, कि अब तो उनकी आंख खुले और वो जिस भी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं उसमें अपनी एफिशिएंसी को दुगना तिगना करके जल्दी से हमारे भाई को वापस लेके आए। बहुत अहम बात कही। एक बार विक्रम सिंह जी से जवाब लेता हूं, उसके बाद उत्कर्ष आता हूं आपके पास। विक्रम सिंह जी, आपने सुना इनकी बात। ये 7 दिन से पुलिस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अपनी सोसाइटी के बाहर रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, और उसके बाद भी इनकी बात सुनी नहीं जा रही। मुझे लगता है विक्रम सिंह जी दिख नहीं रहे, शायद मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा। विभूति जी आप जवाब दें, उसके बाद उत्कर्ष के पास जाऊंगा। विभूति जी, अब एक शख्स जो गायब है 1 महीने से, पूरी बात आपने सुन ली, इस मामले में पुलिस की क्या लापरवाही है? देखिए, लापरवाही तो मैंने जहां से शुरुआत की फिर वहीं जाऊंगा कि अगर पहले ही दिन FIR दर्ज हो जाती है और पहले ही दिन पुलिस एक्टिव हो जाती तो शायद इस तरह की दिक्कत नहीं आती। जिस समय अभी ये बता रहे थे उनके त्यागी जी के भाई कि कांस्टेबल ने रोका और उसमें पिछली सीट पर खून भी देखा, तो अगर ये सचमुच सबको खबर होती कि इस तरह से कोई अपहरण हुआ है, इस तरह किसी को ले जाया जा रहा है, तो शायद वो ज्यादा गंभीरता से जो चेक पोस्ट के लोग हैं वो जांच भी कर सकते थे। तो सारी दिक्कत तो इससे शुरू हो रही है ना कि आप शुरुआत में FIR ही दर्ज नहीं कर रहे हैं। आप अपराध जब बिगड़ जा रहा है, 3, 4, 5 दिन हो जा रहे हैं, अपराधियों को पूरा समय मिल जा रहा है, तब मजबूरी में सक्रिय हो रहे हैं क्योंकि पब्लिक प्रेशर कायम हो रहा है। तो योगी जी के राज में ये एक बड़ी भारी दिक्कत हो गई है कि आप FIR दर्ज नहीं करेंगे और लोगों को मारने के लिए और हाथ पैर तोड़ने के लिए, इन सब के लिए पुलिस का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे तो कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी। चलिए, एक बार मैं जवाब लेता हूं उत्कर्ष से। आपके पास विक्रम सिंह जी आ रहा था, जो आपने सुना इनकी शिकायत। उत्कर्ष, आप कैसे देखते हैं? योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं, राम मंदिर की तैयारियां जोरों पर हो गई, वहां मुआयना कर रहे हैं, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में हर जिले से हर दूसरे दिन एक ऐसी खबर आ रही है, हालांकि बहुत सारी जानकारियां हम लोग तक नहीं है, हम उसी हाई प्रोफाइल मामलों को जानते हैं जब देखते हैं लखनऊ में कोई महिला खुद को आग लगाते हुए सड़कों पर दौड़ जाती है, या कोई लाश मिलती है कानपुर में, या
उसमें गोरखपुर में या विक्रम जोशी की हत्या होती है, तब हमें पता चलता है और हम उसकी बात करते हैं। कैसे देखते हैं आप, क्या लापरवाही, कहाँ राम राज्य और कहाँ ये जंगल राज्य? अजीत जी, एक बात तो पहले एक और इसी कड़ी में एक सूचना दे दूं, शायद आप लोगों तक पहुंच गई होगी। बागपत के विधायक हैं योगेश धामा, उन्होंने भी शिकायत की है कि जेल में बंद एक अपराधी ने उनको जान से मारने की धमकी दी है, क्योंकि के खनन का मामला है। अब आप बस इसी से अंदाजा लगाइए कि विधायक, सत्ताधारी दल के विधायक को जेल में बंद अपराधी अगर जान से मारने की धमकी दे रहा है तो कहां कहानी है और कहां त्यागी जी के भाई बेचारे एक आम आदमी की बात। तो ये एक पूरा परिदृश्य है जो नीचे से ऊपर तक। दूसरी बात, मैं छोटी छोटी बातें करके और समय नहीं दूंगा। दूसरी बात की जो तबादलों की बात हो रही थी, जो सजा के तबादले, क्या सजा है साहब? आप बताइए, कानपुर का एसएसपी जो बैक टू बैक दो ऐसे मामले जिसमें उसकी पुलिस इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही थी, भाई विकास दुबे में पूरा थाना मुखबिर था। उसके बाद जो दूसरी घटना हुई संजीत यादव वाली, उसमें जो है उसकी वो एडिशनल जो है डिप्टी एसपी वो कह रही है कि पैसा नहीं है, वो डाउट में है, और उसको आपने हटाया तो झांसी का कप्तान बना के दिया। ये सजा है क्या? ये कोई सजा तो है नहीं भाई। उसको तो आपने एक बड़े शहर से हटाया, दूसरे बड़े शहर में आपने तैनाती दे दी। वहीं पर एडीजी बैठ रहा है, वहीं पर डीआईजी बैठ रहा है। भाई आखिर विक्रम सिंह साहब मौजूद हैं, विभूति साहब मौजूद हैं, ये लोग बताएंगे कि कप्तान के ऊपर वाले जितने लोग होते हैं तो निगरानी के लिए होते हैं ना। तो क्या निगरानी चल रही थी साहब? तो निगरानी का तंत्र जो है वो अंटा गाफिल है, नंबर एक। अब आई सरकार की बात, तो सरकार का आलम तो ये कि हम लोग यहाँ यूपी में बैठ के जो आप तबादलों की बात कर रहे थे और लिस्ट आपने बताई, हमने आदत डाल दी है टैगलाइन लगाने की कि योगी की तबादला एक्सप्रेस चली। विभूति सर कह रहे थे कि तबादले हर सरकार में होते हैं और ऐसे ही होते हैं, लेकिन इस बार एक्सप्रेस गति से हो रहे हैं। और हो रहे हैं तो नतीजा क्या निकल रहा है? सस्पेंशन या जो भी कार्रवाई, भाई आप दोनों लोग डीजी लेवल के अफसर रहे, विक्रम सिंह साहब को तो हमने देखा उनकी कार्यशैली, विभूति सर और बीएसएफ तक रहे। आप बताइए कि किसी भी घटना में सीओ के ऊपर कोई कार्रवाई, सीओ से ऊपर वाले पद पर तो कोई कार्रवाई हमने देखी नहीं। अनंग देव का अगर एसटीएफ से तबादला किया गया तो सस्पेंशन नहीं किया गया, उसको भेज दिया गया एक साइड। तो ये इसके लिए आप मानते हैं ना उत्कर्ष भाई, सत्ता के शीर्ष पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो 2017 में राम राज्य लाने की बात कर रहे थे, जो 2019 की मियाद तय कर दी कि 2019 तक राम राज्य आ जाएगा, और जो अयोध्या का मुआयना जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले कहे कि सरकार आएगी तो गुंडे छोड़ देंगे यूपी, और सरकार अभी नहीं, गुंडे क्या छोड़ेंगे, रोज गुंडागर्दी देख रहे हैं। तो पॉलिटिकल लीडरशिप पे बहुत बड़ा सवाल है ना उत्कर्ष। और ये बड़ा सवाल इसलिए है कि इस वक्त हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकार चल रही है। कैसे हेडलाइंस मैनेज कर ली जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब आए थे, मैं वो उनकी ताजपोशी तो बाद में हुई, बीजेपी का जो पूरा कैंपेन था, पॉलिटिकल कैंपेन था, वो था अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। योगी जी आए, उन्होंने कहा कि ठोको नीति हमारी रहेगी, अपराधी या तो छोड़ दें, और उसका हेडलाइंस बनी कि साहब फलाने थाने में एक या यूपी छोड़ दें, तो चिट्ठी लिख के सरेंडर करने लगे। सर वास्तविकता ये है कि सरकार का कंट्रोल नीचे की मशीनरी से खत्म हो चुका है। और ये सिर्फ क्राइम की बात, मैं पुलिसिंग आज मसला है इसलिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज पर आप देख लीजिए कि इवन कोविड मैनेजमेंट पर देख लीजिए, जो राजधानी के अस्पतालों की हालत है उसको भी देख, तो एक बीच में रोक रहा हूँ, विक्रम सिंह जी के पास वापस जाते हो। इतनी बातें विक्रम सिंह जी आपने सुनी, और हमारे साथ एक विक्रम त्यागी हैं जो गाजियाबाद से गायब है 1 महीने से, उनके भाई हैं अर्जुन त्यागी, उनकी भी आपने सुनी। और सवाल पुलिसिंग का है, और सवाल पॉलिटिकल लीडरशिप का है, और सवाल निकम्मा अगर कहें, लापरवाही आपने कहा छोटा शब्द है, क्योंकि मौत हो जाती है जिसके परिजन का जिंदगी भर उसकी कमी, उसकी जो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। 2-4-10 लाख मुआवजा दे दें और एक किसी एसपी का ट्रांसफर कर दें, जो वाकई हो सकता है बेहतर मलाईदार पोस्टिंग 2-4 महीने में मिल जाए। तो उपाय क्या है विक्रम सिंह जी?
बेसिक रोबस्ट पुलिसिंग जिसके की बारे में प्रशिक्षण होता है और उसके स्ट्रक्चरिंग होती है। बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। उत्कर्ष जी ने जो बात कही, विभूति नारायण राय जी ने जो कही, अरे सस्पेंशन, मैं तो कहता हूं ट्रांसफर नहीं, सस्पेंशन भी कोई दंड नहीं होता है जब तक कैरेक्टर रोल में एंट्री ना हो, एडवर्स एंट्री ना हो, रिडक्शन इन रैंक ना हो, इसके अलावा और डिसमिसल तक ना हो। क्योंकि इसके अलावा देखिए कानपुर की घटना बड़ी गंभीर थी और इस तरह की जो गुमशुदगी जो बताई गई है विक्रम त्यागी जी की, मैं जानना चाहूंगा कि क्या हैंडबिल्स, पोस्टर, इनाम की धनराशि, डेडिकेटेड टीम्स, जो मोबाइल फोन है उसकी फॉरेंसिक एनालिसिस, लैपटॉप की फॉरेंसिक एनालिसिस, जो उनके मैसेजेस और जो उनके कॉल डिटेल्स वगैरह हैं, इनकी एनालिसिस वगैरह हुई है कि नहीं हुई है? उसके आधार पर बिल्कुल पता लगा जा सकता है कि लास्ट मूवमेंट, लास्ट 5 कॉल्स रन, लास्ट 5 कॉल्स मेड। जी सर, जो गाड़ी में उनके बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स थे, उसकी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। और मुझे फर्स्ट टाइम ये जानने को मिला, क्योंकि हम आम जनता हैं, आम लोग हैं, हमें ज्यादा पता नहीं होता। मुझे पहली बार ये जानने को मिला कि हमने बोला पुलिस से कि जो फिंगरप्रिंट्स आपने लिए हैं इसको आधार अथॉरिटी से, आधार कार्ड अथॉरिटी के से परमिशन लेके आप फिंगरप्रिंट मैच कराइए। तो हमें ये जानने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि आधार कार्ड अथॉरिटी ने ये एक्सेस इवन हमारी फोर्सेस को, पुलिस को और आर्मी को भी नहीं दिया हुआ कि वो आधार कार्ड से अपराधी के फिंगरप्रिंट्स मैच कर लें। तो आधार कार्ड बनवाया किस लिए गया है? मेरा ये सवाल है। ये सूचना गलत है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जा करके, चाहे वो कहीं से हो, किसी वरिष्ठ वीआईपी के घर से निकालना है तो निकालना उनका कर्तव्य है और कानून इसकी इजाजत देता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये काम चोरी की मिसाल है और ये सिर्फ यही कह रहे हैं। आधार तो छोड़ दीजिए, फिंगरप्रिंट का डेटा बेस अपराधियों का मैं आपको 10 चीजें बता सकता हूं अगर इच्छा शक्ति है तो। बिल्कुल। और इसके अलावा तमाम चीजें जहां वो प्राप्त कर सकते हैं। और ये कह देना कि सर डे वन पे सर, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं सर। 27 तारीख को जब मेरे भाई की गाड़ी मिली थी उसमें इतने फिंगरप्रिंट्स थे और इनकी फॉरेंसिक टीम गई और वो फिंगरप्रिंट्स भी उठाए। पर अगर जो आप बोल रहे हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो आई थिंक कि उसी दिन अपराधी पकड़े जाते। मुझे क्या लगता है कि फिंगरप्रिंट उठाने में अजीत जी कुछ प्रमाद हुआ है और कहीं ऐसा ना हो सकता है मैं गलत हूं और भगवान करे मैं गलत हूं। फिंगरप्रिंट लिफ्टिंग में फिंगरप्रिंट हो सकता है कॉम्प्रोमाइज हो गए, इसलिए ये दुनिया भर के ऊल जलूल तर्क दिए जा रहे हैं कि आधार से आप नहीं ला सकते, यहाँ क्यों नहीं ला सकते हैं? ये कहाँ लिखा हुआ? और सर देखिए मैं सर बहुत डरा हुआ, इस वक्त मैं बहुत ही डरा हुआ इंसान हूँ। मेरा भाई जो लापता है अभी तक नहीं मिला है, मेरा पूरा परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। मैं आपके शो के माध्यम से हाथ जोड़ के पुलिस से भी माफी मांगता हूं कि मेरी कोई बात बुरी लगे तो ऐसा ना हो कि जो उनकी जांच है उसमें कमी आ जाए। आप सही करिए, आपकी तकलीफ मैं समझ सकता हूं। अर्जुन त्यागी, दर्शक जो देख रहे हैं, अर्जुन त्यागी हमारे साथ हैं, इनके भाई विक्रम त्यागी 1 महीने से गायब हैं और बाकी बात इन्होंने बताई कि जिस गाड़ी में वो थे उस गाड़ी को पुलिस ने देखा, उस गाड़ी में खून के निशान थे, उसमें 2 लोग जा रहे थे, पीछा किया और उसके बाद वो भाग गए, पूरी बात बताई। अब सवाल बहुत है कि भाई उसके बाद इतनी जानकारी, इतनी चीजों के बाद पुलिस को 30-30 दिन क्यों लगते हैं? और कानपुर में यही हुआ कि 30 दिन बाद भी लाश नहीं मिली, 15 दिन 20 दिन तक ड्रामा होता रहा, 6 दिन के बाद मामला दर्ज हुआ। विभूति जी आपके पास आने से पहले क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बहुत दावे किए हैं, एक बयान फिर मेरे पास है, राम राज्य का बयान तो मैं कई बार बता चुका, अक्टूबर 2019 में उनका बयान है, अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति है, अपराधियों में कानून का भय बनाना हमारी प्रमुख नीति है, यूपी में कोई संगठित अपराधी अब नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ का ऑन रिकॉर्ड बयान है। जो जेल से बाहर विचरण कर रहा है या जेल नहीं है जो जेल के बाहर विचरण कर रहा है, या तो जेल भेज दिए गए या गिरफ्तारी के दौरान पुलिस की आत्मरक्षा की कार्रवाई मारे गए, अक्टूबर 2019 में योगी ने कहा। और उसके बाद इतनी घटनाएं देख रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसे ऐसे बयान और उसके बाद ये रोज हत्या और फिरौती और किडनैपिंग और तमाम ऐसी घटनाएं। देखिए, अगर ये संगठित गिरोह नहीं है तो ये गोरखपुर, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, इनमें अपहरण कौन कर रहा है? इसका मतलब तो आप जैसे एक आप कोरोना के सिलसिले में आप जो शब्द सुन रहे हैं कि ये हर्ड इम्यूनिटी जैसी चीज या हर्ड आप इन्फेक्शन जैसी चीज पैदा हो गई, यानी समाज में जगह जगह इस तरह के लोग निकल आए हैं। तो ये भी हमारा फेलियर है, हमारा क्रिमिनल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो सही ढंग से ट्रैक नहीं कर पा रहा। एक बात जो अभी त्यागी जी कह रहे हैं जो आधार को लेकर के, मैं समझता हूँ कि देखिए ये जो कानपुर वाला कांड हुआ है, विकास दुबे वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन किया है
कि जुडिशियल सिस्टम पर भी उन्होंने टिप्पणी की है कि जुडिशियल सिस्टम भी कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। तो अगर इस तरह की बात सचमुच है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि क्या आधार से मिलान नहीं कराया जा सकता, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं जिससे मिलान हो सकता है। आखिर आधार तो भी 4-5 साल पहले आया है, इसके पहले फिंगरप्रिंट लिफ्ट होते थे तो कैसे मिलान होते थे, तो वो तो ही है। और उसके साथ साथ फिर वापस सरकार को भी इसमें सुधार की कोशिश करनी। मैं बार बार कर रहा हूँ सवाल, पुलिसिंग की कमी, सरकार के इकबाल और गुंडों का बेखौफ होना अगर नहीं होता तो एक खबर आपने देखी होगी, एक वीडियो पहली बार मुझे याद नहीं है, पहली बार नहीं, ऐसे बहुत सारा होंगे लेकिन बहुत कम ऐसी घटनाएं होती है कि जहां इतना बुलंद हौसले का दिखावा करने वाली सरकार हो, वहां मथुरा के एक एसडीएम ने अपना खुद वीडियो बनाकर, सर्विंग एसडीएम, पब्लिक में सोशल मीडिया पर डालता हो कि वो कुछ वहां अतिक्रमण हटाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनके घर पर फॉर्च्यूनर से 3 गुंडे आए, धमका के गए, बाहर उनके घर पर जो होमगार्ड ड्यूटी में थे उनको कह के गए और उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई, पब्लिक में ऑडियो जारी किया और अब उनको गनर मिला। तो ये तो एसडीएम के साथ ये हो रहा है, तो इसको कैसे देखें? कहीं तो लापरवाही है ऊपर से नीचे तक, या हम लोग ऐसी बातें करते हैं कि चलो ठीक है, इतना बड़ा सूबा है, लॉजिक फिर डीजीपी क्या देते हैं सर कि 22 करोड़ की आबादी है, इतना देश का सबसे बड़ा सूबा है, आप क्राइम का ग्राफ देख लीजिए, 2013 देखिए, 14 देखिए और रेशियो देखिए, तो इतना नहीं हो रहा। तो हर अपराध इनके लिए आंकड़ा भर है। देखिए, आंकड़ों का खेल बड़ा भ्रामक होता है, आंकड़ों के चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। एक मुख्यमंत्री ने 21वीं शताब्दी का जो पहला दशक है उसमें उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार में 50% क्राइम कम हो गया, तो किसी ने टिप्पणी की फिर तो अगले साल तक 100% खत्म हो जाएगा। तो ये आंकड़ों के चक्कर नहीं पड़ना चाहिए, आंकड़े भ्रामक हैं। हमें देखना चाहिए कि जनता के मन में कितना विश्वास हम पैदा कर पा रहे हैं। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि हमें बेसिक पुलिसिंग की तरफ जाना चाहिए, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, अपनी डॉक्यूमेंटेशन का जो सिस्टम है, जो इंटेलिजेंस कलेक्शन का सिस्टम है, उसको सुधारना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आप पिछले 15-20 दिन या 1 महीने में जितने भी सनसनीखेज अपराध हुए हैं, सब में एक कॉमन फैक्टर पाएंगे कि जब वो अपराध हुआ, जब शुरू पहला दिन था, उस दिन जब वो गए कंप्लेनेंट थाने में तो उनको डांट करके गाली देके भगा दिया गया, उनके मुकदमे नहीं लिखे गए। और कई दिन बाद तब मुकदमे लिखे गए जब कोई दबाव बन गया, तब दबाव पे आप मुकदमे लिख रहे हैं तो आप इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? तो आपको अपनी बेसिक पुलिसिंग की तरफ लौटना चाहिए, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर आपने कहा कि अब कोई ऑर्गेनाइज गैंग नहीं है, तो फिर ये जो 10-5 अपहरण के किस्से सुन रहे हैं, ये तो और चिंताजनक है। यानी नौसिखिए, नए बच्चे, ये सब आप अपहरण कर रहे हैं, तो हमें अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना चाहिए। रातों रात किडनैपर नहीं हो जाते, इनके जो बीट कांस्टेबल है, बीट सब इंस्पेक्टर है, उनको इनकी जानकारी इकट्ठी करके और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना चाहिए। हम यहाँ पर चूक रहे हैं। आप जर्नलिस्ट हैं और आप लगातार देखते रहे, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकारें चाहे जो हो, अपराध के आंकड़े हमेशा बढ़े हैं, बल्कि सरकार का दावा है कि अपराध के आंकड़े इनमें कम हुए हैं। और हर दौर में हमने ऐसी हत्याएं देखी, बुलंदशहर जैसा रेप कांड देखा, और तमाम इतिहास में जाएंगे तो इतिहास भरा पड़ा है। इस दौर में भी हमने सोनभद्र में घटना देखी जब 30 ट्रैक्टर पर सवार होकर 300 लोग आए और गोलियां चलाई, 10 वहीं मारे गए, 25 अस्पताल में गए। वो भी हमने देखा पिछले साल जुलाई की घटना। तो आप क्या मानते हैं, योगी आदित्यनाथ अयोध्या में व्यस्त हैं, मंदिर की तैयारी, राम राज्य के दावे, राम राज्य का सपना, इतनी बातें जो मैंने कही, और उसके बाद ये हो रहा है, और उसके बाद एक खौफ का माहौल भी बनाया गया कि यूपी में रहोगे तो अगर अपराध करोगे तो मारे जाओगे, ये कहा, और उसके बाद बेकाबू अपराध, और उसके बाद पुलिस की इतनी नाकामियां। मैं इस पर टिप्पणी करूंगा, 2 रेफरेंस और दे देता हूं। एक तो ये कि आपने मथुरा के एसडीएम की बात बताई, अभी पूर्वांचल में बलिया जिले के एसडीएम ने भी यही कंप्लेंट कर दी। तो ये एक मतलब अचानक होने वाली घटना नहीं है, ये बता रहा है कि जो खदान माफिया है, बालू माफिया, अपराधी तत्व है, ये अब एसडीएम लेवल के अधिकारियों को भी घर जाके धमका, तो ये एक एक्सट्रीम है। अब आप दूसरी बात, संगठित अपराध खत्म होने के दावे, मैंने कहा कि हेडलाइंस बनाना तो ठीक बात है, हेडलाइंस बन जाए। संगठित अपराध अगर खत्म हो गया था तो
यूपी की जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई, किस तरीके से हत्या हुई वो अपने आप में सवाल। आपने बताया किस तरीके से सोनभद्र की घटना का जिक्र हुआ, उमा गांव वाली, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं सर। ये सुनील राठी जो है जिसने अभी विधायक को धमकी दी है, ये भी तो संगठित अपराध, संगठित अपराध इसलिए नहीं खत्म हो रहा है। कानपुर में हमने देखा कि विकास दुबे का नाम टॉप 10 अपराधियों की सूची में था ही नहीं 60 मुकदमों के बाद। और अगर सही कर रहे हैं कि टॉप 10 में नहीं था, और विकास दुबे का जो खास आदमी था जय वाजपेयी, जो उसका फाइनेंसर गुरगा चंपू जो भी कहे खजांची, वो बड़े बड़े अधिकारियों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा था। एसएसपी कानपुर उसके अलग अलग मौके की तस्वीरें थी, लखनऊ के अधिकारियों की तस्वीरें थी। किस तरीके का ऑब्जर्वेशन पुलिस का था एक। और आपने जो सवाल पूछा, मैं बहुत छोटे में उसका जवाब दे दूं। मैं कई साल पहले कल्याण सिंह का एक इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने एक बात कही थी कि ब्यूरोक्रेसी उस घोड़े की तरह होती है जो सवार जैसे बैठता उसकी लगाम पकड़ने से अंदाजा लगा लेती है। योगी जी जब बैठे थे कुर्सी पे तो उन्होंने बहुत कवायद की, रात भर मीटिंग्स चली, बहुत देर रात तक सचिवालय काम करते हैं। लेकिन साल 1.5 साल बीतते बीतते ये समझ में आ गया इस पूरे सिस्टम को कि यहाँ बातें हैं बातों का, तो बातें करने दो महाराज जी को, और अपने को जो करना है करने दो। क्योंकि चलिए माफ करिए उत्कर्ष जी, रोकना पड़ेगा चूंकि वक्त हो रहा है। विक्रम सिंह जी, आपसे क्लोजिंग रिमार्क कि आखिर हो क्या। हम लोग हर बार ये डिबेट करते हैं जब ऐसी घटनाएं होती हैं। आज गोरखपुर में एक बच्चे की लाश मिल गई अगवा होने के बाद, फिर हम बात कर रहे हैं, 4 दिन 10 दिन बाद फिर ये बात करेंगे। पॉइंट बताएं 2 या 3 पॉइंट की, ये होना चाहिए। खत्म तो नहीं हो सकता, 22 करोड़ की आबादी है, अपराध तो खत्म नहीं हो सकते, कम कैसे हो सकता है? अजीत जी, खत्म न पहले हुआ था न आज खत्म होगा, लेकिन एक हंटर की चोट अपराधी की पीठ पे वो तो दिखाई पड़ सकती है, वो पहले भी हुई है और फिर हो सकती है। सबसे पहले ये जो अपराधी हैं वो बलिया में एसडीएम के यहाँ और मथुरा में जो एसडीएम के यहाँ हुआ था, एक नजीर कायम करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बागपत में जो ये राठी है, इसने जो भी दुस्साहस किया है कि सत्तारूढ़ दल के एमएलए को, उसके बारे में कोई कार्रवाई सोचे, कम से कम ऐसी जगह भेजे जहां टेलीफोन मोबाइल तो जेल में वो जो राठी है, सुनील राठी जेल में है, तिहाड़ में है। वैसे तिहाड़ से धमकाया, मैंने देखा सुबह अमर उजाला। एक और मुकदमा कायम करके और उस पर कार्रवाई हो सकती है। जेल से अगर है तो किन परिस्थितियों में उसको मोबाइल फोन या ये सुविधा मिली कि वो धमकी दे सकता है, इसके बारे में कार्रवाई करें। और गैंगस्टर एक्ट में ये प्राविधान है कि चल अचल संपत्ति कुर्क हो सकती है। अभी तक आपने जो हंटर की चोट होनी चाहिए, चल अचल संपत्ति कितनों की कुर्की, इस तरीके के तमाशे का चलते थे, ये दरअसल शासन प्रशासन के गाल पे तमाचे हैं। कम से कम तमाचा खाने के बाद खाल तो उतर जानी चाहिए थी मथुरा और बलिया के केस में। और इसके अलावा माना कि संगठित अपराध नहीं है, छुट भैया फर्स्ट टाइमर्स कर रहे हैं, ये हमारी नाकामी नहीं है, हमारी अपराधी का विसूचना नहीं है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि ये मौका है कि कम से कम अपना डॉक्यूमेंटेशन, बेसिक पुलिसिंग, एफआईआर, क्रिमिनल इंटेलिजेंस दुरुस्त करने एक अभियान चलाकर जो चोटी के शीर्ष जो अपराधी हैं उनके खिलाफ अभियान चला के कार्रवाई कर ले, वरना ये स्थिति और आगे विपरीत पड़ सकती है और भयावह हो सकती है। क्लोजिंग रिमार्क विभूति जी आपका। हम बेसिक पुलिसिंग की तरफ लौटे, एफआईआर ईमानदारी के साथ दर्ज करें, अपना डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करें, क्रिमिनल इंटेलिजेंस पैदा करें, और इसी के साथ साथ जरूरी है कि जो अदालती निजाम है उसको भी सुधारा जाए। उसमें भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। वो थोड़ा श्रम साध्य है, थोड़ा पैसा लगेगा, लेकिन करना चाहिए। बिना अदालती निजाम सुधारे भी आप अपराध को कंट्रोल नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आप लोग आए, हमने बात की। आज सवाल यही योगी आदित्यनाथ के लिए कि इतनी खबरें हर रोज अगर आती है, किसी बच्चे की लाश अचानक मिलने की खबर गोरखपुर से आती है, अगर किसी लड़के की लाश अगर मिलती है कानपुर में, या पता चलता है किसी पत्रकार की हत्या हुई, या किसी की भी हत्या या घटना या ऐसी विचलित कर देने वाली तस्वीरें, वारदातें, तो कैसे आप चैन से सोते हैं? तो उसके लिए क्या जरूरी है? 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने कुछ सुझाव सलाह दिए, और आप दावे करते हैं राम राज्य के, और राम राज्य आपने कहा था 2019 तक आ जाएगा, अब 2020 है। मंदिर बनाने की तैयारी में योगी जी जरूर व्यस्त हैं, लेकिन पहले यूपी की 22 करोड़ की आबादी ये निश्चिंत हो कि वो कानून व्यवस्था के तौर पर उसके घर में घुसकर कोई मारेगा नहीं,
उसके बच्चों की कोई किडनैपिंग नहीं करेगा और उसके अगवा हुए बच्चों की ऐसे लाशें खेतों में नहीं मिलेगी। कम से कम इसकी गारंटी देने की कोशिश करिए। खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन अगर इकबाल से, हंटर से, सख्ती से, पुलिस वालों की मुस्तैदी से अगर ये कंट्रोल में हो सकती है तो भी कुछ बात बनेगी। शुक्रिया दोस्तों, यही इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अजीत अंजुम के नाम से चैनल है, इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज है। आपसे मुलाकात होगी हर सुबह 10 बजे। मैं अखबारों के साथ एक विश्लेषण करता हूं, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, उसको भी आप देखने की कोशिश करें। फिलहाल नमस्कार, शुभ रात्रि।